डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। जैसा कि पुराने टॉपिक में हमने चर्चा की थी नाटक और कहानी के बारे में, निबंध और कहानी के बारे में, तो उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे नाटक के बारे में। यह जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं उनमें से एक प्रमुख गद्य विधा है। हिंदी साहित्य में इस गद्य विधा का जो उद्भव हुआ वह भारतेंदु हरीशचंद्र जी के काल से हुआ। गद्य की अन्य विधाएं भी जैसे यात्रा, वृत्तात्म कथा, संस्मरण, रेखा चित्र इत्यादि की भी उत्पत्ति भारतेंदु हरीशचंद्र जी के ही समय से हुई। उन्हीं के साथ नाटक भी शामिल था उसमें। तो नाटक ये अगर हम उत्पत्ति से लें इसके, तो नाटक धातु से बना है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अभिनय करना, यानी अभिनय के द्वारा जो मनोरंजन किया जाए वह नाटक है। अगर हम इसे परिभाषाबद्ध करें तो परिभाषा इस प्रकार होगी: रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक रचना को नाटक कहते हैं। यानी इस जो परिभाषा में हमने कई चीज़ों को जो नाटक से संबंधित है उसे बांधने की कोशिश की है। जैसे रंगमंच पर अभिनय, यानी नाटक ऐसा होना चाहिए जिसका हम रंगमंच पर अभिनय कर सकें। दूसरा, पात्रों एवं संवादों पर, यानी इसमें जो पात्र हैं चुने गए हैं वो संवाद के द्वारा अपने बातों को एक दूसरे से कहते और सुनते हैं, यानी उसमें एक संवाद भी आवश्यक है। तीसरा, एक से अधिक अंकों वाली, यानी इसमें जो अंक होंगे किसी नाटक में वो एक से अधिक होंगे, एक ही अंक नहीं होगा। एक ही अंक होने पर हिंदी साहित्य की एक और विधा है एकांकी, वो बन जाती है। किंतु नाटक में ऐसा नहीं है, नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। दृश्यात्मक रचना, यानी यह एक ऐसी रचना है जिसका हम सामने अभिनय करके उसे देख भी सकते हैं। तो ये है नाटक की परिभाषा। आगे दिया है नाटक का स्वरूप, यानी क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या स्वरूप है नाटक का। हिंदी साहित्य की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में इसके अच्छे लक्षण मिल जाते हैं और कवि भी। तो उनके अनुसार नाटक की कथा या चरित्र ख्याति प्राप्त इतिहास व पुराण में प्रसिद्ध हो, यानी कि जो नाटक लिखा गया है या सुनाया जा रहा है उस नाटक की भाषा एवं चित्रण, यानी जो नाटक की कथा है, भाषा नहीं, कथा जो है, और चरित्र चित्रण, यानी जो इसमें पात्रों का चुनाव किया गया है वह ख्याति प्राप्त हो, यानी कथा भी ख्याति प्राप्त हो और जो पात्र हैं वह भी ख्याति प्राप्त हो, यानी इतिहास और पुराणों से इसके स्रोत लिए जाएं। दूसरा है लक्षण कि सुख व दुख दोनों अनुभूति हो, यानी सुखपूर्ण और दुखपूर्ण दोनों ही मिश्रित रूप से जुड़कर नाटक की रचना की जाए। यानी
नाटक में केवल सुख ही सुख हो अथवा दुख ही दुख हो, ऐसा नाटक न करें जिसमें सुख एवं दुख दोनों का मिश्रण हो, वही नाटक की अच्छी शैली है। तीसरा है श्रृंगार आदि अनेक रस होना। ये बहुत समस्या है। श्रृंगार आदि अनेक रस हों, यानी एक ही नाटक में कई रस समाहित हों। कई प्रकार के रस, जैसे श्रृंगार रस, फिर वात्सल्य रस, हास्य रस, अद्भुत रस, इस प्रकार कई रस हैं। इसलिए नाटक में कई रसों का समावेश करना चाहिए। नाटक धीरोदात्त हो, यानी जो नायक धीरोदात्त होना चाहिए, यानी नायक जो है वो आशावादी हो और बल और बुद्धि दोनों से सक्षम हो। आगे दिया है 5वां, इसका लक्षण मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, 5 संधियाँ हों। ये संस्कृत साहित्य से लिया गया है, इसलिए प्रमुख लक्षणों में एक लक्षण नाटक का ये भी होना चाहिए कि इसमें ये 5 संधियाँ हों। नाटक में एक ही रस प्रधान हो। अब ऊपर दिया गया है श्रृंगारादि अनेक रस हों, किंतु जो नाटक की पृष्ठभूमि है, जो उसका धरातल है, वह एक ही रस पर आधारित हो, यानी उसमें जो प्रधानता हो वो एक ही रस की हो। जैसे हम चंद्रगुप्त नाटक को लेते हैं, स्कंदगुप्त नाटक को लेते हैं, ध्रुव स्वामी नाटक को लेते हैं, तो इन सबों में वीरता दिखाई गई। चंद्रगुप्त की वीरता चंद्रगुप्त नाटक में दिखाई गई है, इसलिए चंद्रगुप्त एक वीर रस प्रधान नाटक है। तो किसी भी नाटक में एक ही रस प्रधान हो, किंतु उसके अंदर छिटपुट करके कई रसों का समावेश करना चाहिए। अगला पॉइंट है नाटक के अंत में अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी जैसे नाटक की शुरुआत रोचक ढंग से की जाए, उसी प्रकार उसका अंत भी बहुत ही रोचक ढंग से करना चाहिए। आगे कुछ उदाहरण है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नाटक की शुरुआत ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से हुई थी। इन्होंने कई अनुदित नाटक लिखे हैं, जैसे विद्यासुंदर और रत्नावली। किंतु कुछ मौलिक नाटक भी हैं इनके, जैसे वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है इनका, उच्च प्राथमिक की कक्षाओं में मिल भी जाता है। अंधेर नगरी, यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है। यहाँ हमने अंकित करना भूल गए हैं, हम अंकित करना। जयशंकर प्रसाद अगले नाटककार, एक प्रसिद्ध नाटककार हैं ये जयशंकर प्रसाद जी। इनके रचनाएं इतिहास प्रधान, यानी इनके जो पात्र लिए गए हैं वो इतिहास प्रधान हैं, किंतु इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से अच्छे नहीं है, क्योंकि इनके नाटकों का अभिनय यदि रंगमंच के माध्यम से करना हो तो संभवतः अधिकांश चित्र ऐसे होंगे जिसे हम नहीं कर सकते। किंतु जयशंकर प्रसाद जी का नाटक के साहित्य में बहुत ही अच्छा योगदान रहा। इनकी रचनाएं हैं ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आदि। अगले जो नाटककार हैं मोहन राकेश, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं। इनके 3 नाटक यहाँ हमने दर्शाए हैं, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। ये तीनों ही नाटक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, या आषाढ़ के एक दिन की विधा क्या है।
ऐसे ही आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। अगले जो नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इन्होंने भी हिंदी साहित्य को कई अमूल्य नाटक दिए हैं, जैसे स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी। अंजो दीदी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। छठा बेटा, जय पराजय, अंधी गली, अंधी गली भी इनका प्रसिद्ध नाटक रहा है। अगले रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनकी रचना है कोणार्क, शारदीय, दशरथ नंदन, पहला राजा। ये रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर जी की हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि नाटक क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में हमने जाना नाटक विधा की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ बताएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।